है प्रदीप बामल है और मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस है फैसिलिटी मैनेजमेंट में। मैंने जूनियर से स्टार्ट किया था, एज ए इलेक्ट्रीशियन मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था और मेरी जो लास्ट जॉब थी वो एक ऑपरेशन मैनेजर की थी। अभी मैं अपना खुद का काम कर रहा हूँ। मेरी कंपनी है जिसका नाम है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्किल्ड हिंदुस्तान, जिसका काम है लोगों को ट्रेनिंग देना, लोगों के फ्यूचर को थोड़ा बेटर बनाना। मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की हैं। कोर्स वगैरह हैं मेरे पास। अगर जैसे आप लोग हैं, आप लोग भी, सबका रहता है कि मुझे लाइफ में थोड़ा बेटर करना है, कुछ न कुछ बड़ा बनना है, कुछ ज़्यादा सीखना है। अगर आपको कहीं आगे जाना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, तो उसके लिए एक चीज़ की ज़रूरत रहती है, वो है नॉलेज। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है और उसको एक्सप्लेन करना आता है अच्छी तरह से, उस जॉब में, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनको कैसे करना होता है, एसओपी कैसे होता है, मेंटेनेंस कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आपको पता है, तो अब ये आप आगे थोड़ा अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे। तो आज हम जो एलटी पैनल है, एलटी पैनल की ट्रेनिंग करेंगे। एलटी पैनल में पहले आप लोगों से थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश करूँगा कि सिस्टम कैसे है, और फिर इसको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप में से कौन बताएगा थोड़ा एलटी पैनल के बारे में, कोई है? पीजी ऑपरेटर। हाँ बताइए सर, एलटी क्या बताना है, समझ लीजिए। यहाँ पे सप्लाई कहाँ कहाँ से आती हैं, एलटी पैनल क्या होता है, थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दीजिए। हमारा एलटी पैनल है, इसमें दो सोर्स है। एक तो सप्लाई है बिजली जो 33 के भी आ रही है, ओके और दूसरा जो सोर्स है हमारा जनरेटर है सर। ओके तो इसमें 750 के का लगा हुआ है, ओके उससे यहाँ आ रही है 440। ठीक है। हमारे यहाँ एक ट्रांसफार्मर यहाँ लगा हुआ है, कितने के वी का है? 750 के का ट्रांसफार्मर। सॉरी, जनरेटर। और एक एक ट्रांसफार्मर है हमारा सर, 2600 के। ठीक है। ऑयल टाइप है, ड्राई टाइप है? ऑयल टाइप, ठीक है। तो आज हम पैनल के बारे में बात करेंगे, एलटी पैनल। एलटी पैनल देखो, सबसे पहले एलटी का मतलब लो टेंशन पैनल। लो टेंशन मतलब हमारी सप्लाई तीन तरह की होती हैं, लो टेंशन, हाई टेंशन और जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन रहती है। तो हाई टेंशन जो होती है हमारी, जो 33,000 या 11,000 की जो सप्लाई होती है, वो हमारी हाई टेंशन की सप्लाई होती है। और वहाँ से फिर ट्रांसफार्मर के द्वारा, हमारे पास दो तरह के ट्रांसफार्मर नॉर्मली यूज होते हैं, ऑयल टाइप और ड्राई टाइप। ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है? ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल होता है, उसको जो ठंडा किया जाता है ना, उसको ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको जो ठंडा किया जाता है वो है, उसको ऑयल के द्वारा किया जाता है। और जो ड्राई टाइप होता है उसमें एयर के द्वारा किया जाता है, उसमें कुछ नहीं होता, कॉयल होती है, कॉयल्स को नेचुरल तरीके से ठंडा होती हैं। जब जरूरत पड़ती है, टेम्परेचर अप होता है, तो उसमें ब्लोअर लगे रहते हैं जो हाई स्पीड से चलते हैं और जिससे कूलिंग होती है। तो और ये दोनों ही ट्रांसफार्मर जो अपने यहाँ ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। स्टेप डाउन का मतलब हो गया कि जैसे नाम से ही पता लगता है, स्टेप डाउन, कि वोल्टेज को कम करने के लिए। तो पीछे से हमारे पास 11,000 भी आती है, कहीं पे 33,000 भी आती है, उसको ये हमारी नॉर्मल वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर कभी कोई भी फॉल्ट होता है तो वो हमेशा एचटी को ट्रिप करते हैं। तो अगर हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी फॉल्ट होगा, एचटी का कोई भी फॉल्ट होता है, तो वो हमारी एचटी ब्रेकर को, वो वीसीबी भी हो सकता है, SF6 हो सकता है, उन सब ब्रेकर्स को ट्रिप करते हैं। अभी हम बात करते हैं कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसे कैसे हो रहा है। हमारे वहाँ पे अभी आप लोगों ने बताया कि इसमें देखो कलर के हिसाब से, जैसे एक कलर, दो कलर, तीन कलर, मेनली तीन कलर से हाईलाइट किया गया, उसके पीछे एक रीजन है, ठीक है। एक वो नॉर्मल कलर हो गया, मतलब ये विदाउट कलर हो गया। तो इन पैनल्स को स्पेशली कलर किया गया है। जैसे हमारा ये बस कपलर पैनल है, तो जितने भी हमारे बस कपलर पैनल हैं वो हमारे इसी कलर के होंगे। जैसे एक बस कपलर यहाँ लगा है, एक बस कपलर वहाँ लगा है। तो बस कपलर क्या होता है? बस कपलर का क्या काम होता है? बस कपलर होता है कि जब हमारी दो सोर्सेज होती हैं,
दो या दो से ज़्यादा सोर्स होती हैं, वहाँ पर हम बस कपलर का यूज करते हैं। बस कपलर का काम होता है सप्लाई को जोड़ना और तोड़ना। तो वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे प्री ट्रेनिंग में कि ये कैसे सप्लाई को जोड़ता और तोड़ता है। इसके अलावा हमारे पास एक पावर सोर्स होती है जो कंटिन्यू पावर सोर्स होती है, जो हमारी ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारे पास यहाँ पे आती है। तो उसके लिए एक अलग अलग कलर कोडिंग दी गई है, वो है हमारा ब्लू। जो ब्लू वाले पैनल हैं हमारे, ब्लू वाले पैनल एक इधर है और एक वहां पे है, तो ये दोनों हैं हमारे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारे इसका मतलब क्या है कि हम एलटी पैनल में देखते हैं कि हमारे पास दो ट्रांसफार्मर होंगे या दो प्लान किए गए होंगे कि फ्यूचर में हमारे पास दो ट्रांसफार्मर लगेंगे। इसके बाद में आ जाता है हमारा येलो वाला, ये है जनरेटर के लिए। तो इसके लिए अपने पास तीन पैनल लगे हुए हैं, तीन हमारे एसीबी लगे हुए हैं, एसीबी के अंदर सप्लाई आई हुई है, तो तीन डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। तो अभी देखा जाए तो हमारे पास इधर कितने सोर्सेज हैं, तीन और दो पांच सोर्सेज हैं सप्लाई के लिए। तीन हमारे डीजी सेट हैं और दो हमारे ट्रांसफार्मर हैं। अभी कई बार कंफ्यूजन आता है कि भाई ट्रांसफार्मर अलग अलग साइज के लगाते हैं। एक छोटा डीजी ले लेते हैं, जैसे डीजी के बारे में बात करें कि 1000 केवी का हो जाता है, एक 500 का हो जाता है, इस तरह अलग अलग यूज करते हैं। वो इसलिए करते हैं लोड के हिसाब से, अगर भाई लोड कम है तो छोटा डीजी चला लें, पावर सेविंग हो जाएगी, और लोड ज़्यादा है तो हम बड़ा डीजी चला सकते हैं या दोनों डीजी चला सकते हैं। डीजी को चलाने के लिए, डीजी में जैसे डीजी हम चला रहे हैं तो डीजी दो तरीके से चलते हैं, एक ऑटो में चलते हैं, एक मैनुअल में चलते हैं। ऑटो का मतलब कि उसके अंदर एक कॉन्टैक्टर, मतलब रिले वगैरह के साथ में एक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया जाता है, एक पीएलसी के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन कर दिया जाता है। दोनों तरीके से जब पावर फेलियर होता है तो सिस्टम के हिसाब से, जैसे उसमें सेट किया जाता है कि इतनी देर के बाद इसको चलना है, पावर फेलियर, तो उसके हिसाब से सारा सिस्टम हमारा चलता है। तो हमारा जो डीजी है, डीजी को हम ऑटो में भी चला सकते हैं, मैनुअल में भी। एक चीज़ और होती है इसमें, एक डीजी को अलग अलग चलाना, भाई ये डीजी है इसको अलग चला दिया, इस डीजी को अलग चला दिया। जैसे आपका ये डीजी लगा हुआ है, मैं इस डीजी को चला दिया तो इससे उधर वाला पैनल चार्ज कर दूंगा, इसको ऑफ करके इस डीजी को चला दिया, इससे मैं उधर वाला चार्ज कर दूंगा। ये हो गया, इसको बोलते हैं सोलो। सोलो का मतलब है अलग अलग, कि भी ये होगा सोलो। फिर कई बार क्या होता है कि मेरा ये वाला पैनल इससे उधर है ना, इधर जो डीजी है सपोज 750 केवीए का है, तो ये तो ऑलमोस्ट फुल लोड पे चल रहा है, इधर वाला डीजी मेरा कम लोड पे चल रहा है, मतलब इधर वाला 50% पे चल रहा है, इधर वाला 90% पे चल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, सिंक्रोनाइजिंग होती है, डीजी की सिंक्रोनाइजिंग होती है। सिंक्रोनाइजिंग क्या होता है कि दोनों जो बस होती है उसमें ये भी, जैसे सोलो में चल रहा है तो हमारा बस कपलर ऑफ रहेगा, सिंक्रोनाइजिंग है तो हमारा बस कपलर ऑन हो जाता है, और दोनों हमारे डीजी के इनकमर हैं वो भी ऑन होती है। जब हम सिंक्रोनाइज करते हैं डीजी को तो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। इंटरव्यू में जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे ना, तो बेसिक चीज़ें हैं जो अभी बता रहे हैं, तो ये पूछी जाती हैं। अगर सिंक्रोनाइजिंग में चलाना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कोई बताएगा? तो दोनों डीजी को साथ में चलाना पड़ेगा और बस कपलर ऑन। हाँ, सिंक्रोनाइजिंग का मतलब है कि दोनों सप्लाई को आपस में जोड़ देना। वैसे जोड़ दोगे तो आग लग जाएगी, ठीक है। इसके लिए तीन चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। पहली तो सिंक्रोनाइजिंग पैनल उसके अंदर होना चाहिए, मतलब वो सिस्टम होना चाहिए उसके अंदर कि वो उस सिंक्रोनाइजिंग कार्ड उसके अंदर हो, जो दोनों पैनल को, मतलब उस डीजी को और इस डीजी को सिस्टम को बैलेंस करे। एक तो वोल्टेज, दोनों डीजी की वोल्टेज सेम होनी चाहिए। फेज सीक्वेंस है, फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। और तीसरी चीज क्या है, और क्या चीज, फ्रीक्वेंसी। अगर ये तीनों चीजें मैच हैं, अगर तीनों चीजें मैच हो गई हैं, सही हैं, तो हम बस कपलर लगा देंगे ना, तो सप्लाई शॉर्ट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। इसमें अगर मैं बात करूं
कि डीजी की तरफ सारा काम ना डीजी की तरफ से होता है। डीजी में एक एवीआर कार्ड लगा रहता है, एवीआर होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, डीजी के अंदर लगा रहता है, जो डीजी को एक्साइटिंग वोल्टेज देता है और हमें कितनी वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो उसके हिसाब से निकालता है। तो उस वही सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है कि जब हम यहाँ से कार्ड से कमांड देते हैं तो वो एवीआर पे जाती है और एवीआर के अंदर फिट हो जाता है। जब दोनों चीज़ें हमारी तीनों चीज़ें मैच हो जाएंगी तो एक मीटर रहता है, मीटर में फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नहीं है आपके पास, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और फेज सीक्वेंस तीनों सही हैं तो लगा देंगे तो लोड भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे पहले इसमें चल रहा था आपका 80% चल रहा था, इसमें 50 चल रहा था, तो ऑलमोस्ट बैलेंस हो जाता है, 1-2% का डिफरेंस होता है। तो ऐसा नहीं कि जो आपकी साइड पे है उसी के बारे में पता हो, जो एक्चुअल में सिस्टम होते हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो सिंक्रोनाइजिंग सिस्टम। हमारी अभी तक मैंने नहीं देखा है कि ट्रांसफार्मर के अंदर सिंक्रोनाइजिंग, मैंने नहीं देखा अभी तक कि ट्रांसफार्मर के अंदर सिंक्रोनाइजिंग, क्योंकि उसमें टेप चेंज करते हैं ऊपर नीचे तो थोड़ा सा कुछ न कुछ वोल्टेज का डिफरेंस रह जाता है। तो सिंक्रोनाइजिंग सिस्टम है सिर्फ ट्रांसफार्मर में ही होता है। उसमें क्या होगा, अगर हम इस बस कपलर को लगा सकते हैं। पैनल के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग क्या होती है कि आपने सपोज ये डीजी चला दिया, मैनुअल में आपका है सब कुछ, और ये डीजी चला दिया, सपोज आपने कोई भी 2 डीजी चला दिए हैं, या आपने ये डीजी चला दिया, आपकी कुछ सोर्स में प्रॉब्लम है और आपने एक ट्रांसफार्मर चला दिया, उधर की सोर्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब उस कंडीशन में आपका बस कपलर हमेशा बंद रहेगा। अगर किसी वजह से बस कपलर ऑन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक चाहे तो आपका डीजी बंद हो जाएगा, जिस हिसाब से उसका प्रोग्रामिंग की गई होगी ना, कंट्रोलिंग की, उसी हिसाब से वो एक चीज़ को बंद कर देगा कि शॉर्ट नहीं होंगी आपस में। इंटरलॉक कर देते हैं सारी चीज़ों को। तो इंटरलॉकिंग के बारे में भी पता होना चाहिए आप लोगों को कि इंटरलॉकिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, वो बाद की चीज़ है, मतलब वो थोड़ा सा हायर लेवल की चीज़ आ गई कि इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं, बट इंटरलॉकिंग क्या होती है और उसकी इंपॉर्टेंस कितनी होती है। तो जैसे पैनल के अंदर है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा यार पैनल ऑन नहीं हो रहा है, क्या करें, एसीबी है, एसीबी ऑन, अरे यार यूवी है, यूवी में दिक्कत होगी, इसको बाईपास कर दे, या क्लोजिंग रिले को बाईपास कर दे, या उसको बाईपास कर दे। कभी भी किसी भी सेफ्टी को बाईपास नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी सेफ्टी को बाईपास कर देते हैं तो वो इंटरलॉकिंग ना इन्हीं से की जाती है। हमारी जो रिले होती है ना, रिले के थ्रू ही इंटरलॉकिंग दी जाती है कि उसको ऑन कर रहे हैं तो वो ऑन नहीं हो, तो किसी भी सिस्टम को बाईपास नहीं करना है कभी भी। जो उसकी सेफ्टियां होती हैं, इन सेफ्टियों को कभी भी बाईपास नहीं करा, किसी भी सिस्टम में लगी हैं। मैं सिर्फ पैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे HVAC सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, या प्लम्बिंग सिस्टम है, या फायर का सिस्टम है, कहीं पर कोई भी सेफ्टी एयर लगी हुई है, सेफ्टी को कभी भी बाईपास नहीं करना है। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। आपकी छोटी सी मतलब नेग्लिजेंसी, अगर आप कोई बाईपास करता है तो वो बंदा कर सकता है जिसको भी पैनल की A to Z नॉलेज है, और वही सिर्फ पैनल को ऑपरेट करता है। सपोज आपने यूवी बाईपास कर दिया, आपने यूवी को निकाल दिया, और नेक्स्ट शिफ्ट वाला आया, उसको उसके बारे में पता नहीं है, उसने ऑन किया, बस कपलर हुआ, मतलब बहुत बड़ा फॉल्ट हो जाएगा, जान भी जा सकती है, सिस्टम उड़ेगा तो उड़ेगा ही। तो इंटरलॉकिंग की हमेशा मतलब सिस्टम को बाईपास नहीं करना चाहिए, सेफ्टी को के साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और वो किस कंडीशन में हो सकती है भाई, आप रिस्क किस कंडीशन में ले सकते हैं, भैया बिल्डिंग में आग लग रही है, मतलब बहुत ही रेयर टू रेयर कंडीशन में, और आपके पास 100% नॉलेज है तो आप उस पैनल के साथ सेफ्टी के साथ कुछ न कुछ कर सकते हैं। अभी आ जाता है कि एसीबी, हमने ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर ली, डीजी के बारे में थोड़ी बात कर ली। अभी आ जाता है एलटी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है एसीबी। जैसे इस पैनल में देखेंगे ना, सबसे ज़्यादा एसीबी ही लगे हुए हैं। इस पैनल के ऊपर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर देते हैं। जैसे ये हमारा डीजी का पैनल है, तो डीजी के पैनल में सबसे पहले देखो ऊपर, ये सबसे ऊपर तो ये लगे हुए हैं, ये क्या चीज़ है? हाँ, ये एयर, इसके अंदर ना फैन लगे हुए हैं।
फैन लगे हुए हैं जो यहाँ से हवा खींचते हैं, यहाँ से हवा खींचेंगे और अंदर यहाँ ऊपर क्या होता है, कौन सा सेक्शन बोलते हैं इसको? हाँ 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 हाँ। इसमें क्या है ना, देखो ये एग्जॉस्ट नहीं है, ये यहाँ से हवा लेके अंदर की तरफ फेंकता है और इसके बीच में ना एक आप देखोगे कपड़े जैसा ऐसे कुछ लगा हुआ है, वो फिल्टर लगा हुआ है। इसको भी टाइम टाइम से हमें साफ करना पड़ता है कि फिल्टर ब्लॉक हो गया तो अंदर प्रॉपर हवा नहीं जाएगी। अंदर यहाँ पर है हमारी बस बार, जैसे यहाँ पर आई है पूरी बस बार ऊपर तक गई है और यहाँ नीचे से उतरी हुई है वो। हाँ, तो ये हमारा फैन है। फैन किस लिए है? बस बार को ठंडा करने के लिए। ये पूरा ऊपर वाला बस बार सेक्शन है। ये देखो 10F लिखा हुआ है, देखो सारे पैनल के ऊपर एक काउंटिंग है। जब हम कंट्रोलिंग करते हैं ना पैनल के अंदर, तो इसी के यही रेफरेंस डालते हैं कि ये पैनल नंबर कौन सा है। तो पैनल नंबर की हमें कब जरूरत पड़ती है? जब हम ड्राइंग से, सपोज इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, आपकी कोई रिले वगैरह में दिक्कत है या कोई कंसर्न है, तो जब हमें ड्राइंग चेक करेंगे तो इस पैनल से ही रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। F क्यों देते हैं? दूसरा भी दे सकते हैं। क्या जी? F वो देखो नाम देने का आपने बोला कुछ भी, बट कंपनियों के स्टैंडर्ड होते हैं। आपने वही उन्होंने बताया कि फीडर नंबर 10F कर दिया उसने। हाँ, तो ये हमारा यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये हमारी LT वोल्टेज LT पैनल है, तो 415 से लेके 440 वोल्टेज तक है। यहाँ पर सबसे पहले फेस दिखाए गए हैं भाई, तीनों लाइट तीनों फेस हमारे हैं या नहीं है। अगर ये कभी खराब हो जाते हैं तो इनको टाइम से आपको चेंज करना है, क्योंकि आपको दिखाएगा भी किस फेस में कितना है। अदरवाइज आपको जहाँ मल्टीमीटर होगा वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं या वोल्टेज मीटर पे चेक कर सकते हैं। ये अनाउंसर पैनल्स को बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनाउंसर। ये आपका डीजी पे लगा है और ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा हुआ है। अनाउंसर का मतलब क्या हो गया कि जैसे नाम है अनाउंस, ये कोई भी फॉल्ट होगा इस पर आप लोग देखोगे ना, अंडर वोल्टेज है, नेगेटिव फेज सीक्वेंस है, रिवर्स पावर है, जो भी फॉल्ट आएगा, ये देखो नीचे रिले लगी हुई है सारी, नीचे सारी रिले लगी हुई है। अगर कोई भी फॉल्ट आएगा तो वो ग्लो होने लग जाएगा, वो जल जाएगी, उसकी बत्ती जल जाएगी। तो ये हमारा क्या है? अनाउंसर, इसको अनाउंसर बोलते हैं। ये हमारा हो गया एम्पियर, ये हमारा एम्पियर मीटर है। ये एम्पियर आपका दिखा रहा है, बैटरी वगैरह का एम्पियर ये दिखाएगा, क्योंकि 30 एम्पियर तक दिखा रखा है। आपका पैनल का लोड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपका डीसी का दिखा रहा होगा, ये भी डीसी वोल्टेज दिखा रहा है आपको कि आपकी डीजी की जो बैटरी है उसका वोल्टेज यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पर आपके मीटर की जितनी रीडिंग आएगी, ये हम KWH निकालते हैं भाई, मेरा इतना तेल इतने घंटे चला है, डीजी का 7:15 से 8:10 तक चला, मेरा 55 मिनट वो हो गया। KWH इसने कितना बनाया, इतना KWH हो गया है, और तेल कितना कंज्यूम किया, इतना तेल किया है, तो उसके हिसाब से हम सारी कैलकुलेशन निकालते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मीटर है। इसमें भी बहुत सारे मल्टी फंक्शन मीटर है, ये मल्टी फंक्शन मीटर है, इसमें पावर फैक्टर भी दिखेगा, सारी चीज़ें दिखती हैं इसके अंदर। ये है फुटर, जैसे कोई भी फॉल्ट आता है, सपोज इसके अंदर लाइट ग्लो, डीजी ऑपरेटर ऐसा तो है नहीं यहीं खड़ा रहेगा, या जो ऑपरेटर है यहाँ का वो यहाँ ही रहेगा, वो जहाँ पे भी उसकी सीट होगी वहाँ पे बैठा होगा, उसको कैसे पता लगेगा? कोई भी फॉल्ट आएगा ना तो ये हुटर बजने लग जाएगा। ये हुटर बजने लगा, हुटर काफ़ी तेज बजता है, तो आसपास में भी है तो वहाँ तक सुन जाएगा, फिर आगे देख सकते हैं कि फॉल्ट क्या है। ये हमारे सारे स्विच हैं। उससे पहले ये हमारा ऑटो और मैनुअल का स्विच है, इसको बोलते हैं सिलेक्टर स्विच, इसको सिलेक्टर स्विच बोलते हैं। इसमें 3 पोजीशन है, 1, 0, 2। 1 नंबर पे ऑटो है, 2 नंबर पे मैनुअल है, 0 पे डेड है, मतलब कुछ नहीं दिया है इन्होंने। ये अगर डीजी को स्टार्ट करना है, एक तो डीजी के ऊपर से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर लिखा रहता है स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन, सब कुछ है, वहाँ से भी डीजी को स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी डीजी को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से जो डीजी को स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं रिमोट स्टार्ट बोलते हैं, इसको हम
रिमोट स्टार्ट बोलते हैं कि यहाँ से कंट्रोलिंग वहाँ पे गई हुई है। तो ये स्टार्ट का है हमारा, डीजी बंद करना है इस वाले बटन से कर सकते हैं। फॉल्ट रीसेट करना है, जैसे कोई फॉल्ट आ गया है, इसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया है, वो यहाँ से फॉल्ट रीसेट होगा यहाँ पे, ठीक है। ये टेस्ट के लिए है, ये में भी ये अनाउंसर पैनल है आपका, ये सारा मतलब इसमें भी लाइट ही तो है, जब फॉल्ट आता है लाइट ही जलती है इसके अंदर, कोई लाइट खराब तो नहीं होगी, तो इसको दबा के टेस्ट कर लेते हैं। कोई फॉल्ट आता है एक्सेप्ट करेंगे, मतलब कोई भी फॉल्ट आता है, फॉल्ट को रीसेट करने का होता है। जैसे रिले है, रिले में ये नीचे दी गई है, लेकिन इसके अंदर कोई फॉल्ट है तो हम इसको यूं दबाते हैं, जैसे ये वाली यूं दबाने वाली है। तो हर जितनी भी रिले हैं ये खोल के जब ये रीसेट होती है, ये खोल के ढक्कन इसका हटा के इसको रीसेट करते हैं। ये देखो ये दिया हुआ है, खोल के नहीं, इसी से हो जाएगी, यहाँ से इसको रीसेट करने का है, ये यहाँ से रीसेट होती है, ये इसके ऊपर बटन दिया हुआ है रीसेट करने का। तो जितनी है रिले हैं सारी रिले को रीसेट करते हैं, यहाँ से उस फॉल्ट को एक्सेप्ट करेंगे, रीसेट करेंगे तो फॉल्ट रीसेट हो जाता है। ये इमरजेंसी है भाई, डीजी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कुछ भी है आपको लग रहा है, तो इसको हम ऐसे दबा देंगे तो हमारी जो पावर सप्लाई है वो कट जाएगी। जितने इमरजेंसी स्विच होते हैं वो पुश बटन टाइप में होते हैं, इसको दबाते ही कट जाएगी, फिर इसको यूं घुमाना पड़ेगा, जैसे ये दिख रहा है ना, ये घुमाएंगे ऊपर की तरफ उठ जाएगा। अब पैनल में आते हैं, अभी पैनल में और क्या है, ये क्या चीज है, टीएनसी मतलब इससे क्लोज करते हैं और ओपन करते हैं। नहीं, टीएनसी क्यों बोलते हैं? ये देखो इसी के ऊपर लिखा हुआ है, टी का मतलब है ट्रिप, एन का मतलब है न्यूट्रल, सी का मतलब है क्लोज। देखो आप लोगों के सामने इतने दिन से लगा हुआ है, आप लोग मतलब देखो क्या है ना, छोटी छोटी चीज़ों को हमें देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, क्या है इसका मतलब क्या है, नहीं पता है गूगल पे ढूंढो, कहीं ना कहीं आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टीएनसी स्विच बोलते हैं। इसको भी रिमोट ऑपरेटेड ही हम एक तरह से बोलते हैं। अगर मेरे को इसको ऑन ऑफ करना है तो हम टीएनसी स्विच के थ्रू कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो एक संट रिले, इसके अंदर कौन सी कॉइल हैं, कौन बताएगा? ये ब्रेकर कौन सी टाइप, पहले तो ये बताओ कि ब्रेकर कौन सी टाइप है। हम ब्रेकर के ऊपर आ गए हैं। ये है हमारा सबसे पहले एसीबी, एयर सर्किट ब्रेकर। इंटरव्यू में पूछा जाएगा इसको एसीबी क्यों बोलते हैं, तो क्या आंसर होगा, कोई बता सकता है? इसको एसीबी इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर जो कॉन्टैक्ट लगते हैं ना, हर एक ब्रेकर है, देखो हर एक ब्रेकर को ऑन ऑफ करना है, जैसे हमारा स्विच है तो उसके अंदर भी कॉन्टैक्ट लगेंगे हटेंगे, मतलब एक फिक्स कॉन्टैक्ट रहता है, एक मूविंग वहाँ कॉन्टैक्ट लगते हैं। ऑयल सर्किट ब्रेकर करते हैं या SF6 बोलते हैं, SF6 में वो गैस होती है उसके अंदर। तो इसके अंदर कोई ऐसा कुछ नहीं है, ओपन में कॉन्टैक्ट लगते हैं, इसीलिए इसको एयर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। और उस आर्क को बुझाने के लिए आर्क ट्यूब का उपयोग करते हैं। क्या किसी ये रैक आउट है तो इसको निकाल सकते हैं ना बाहर? ओके ओके, तो ये वाला लिखा है। तो किसी को मतलब आप बाहर आप रैक इन रैक आउट किया आप लोगों ने? पहले एक मिनट थोड़ा सा कुछ बेसिक बता देते हैं। ये देखो ये है इसका हैंडल, ये इसका हैंडल बोलते हैं, इसका रैक आउट हैंडल है, और ये इसके अंदर ही लगा रहता है यहीं पे। इसको पकड़ के ऐसे बाहर निकाल लेते हैं। ये देखो ऐसे टूटा हुआ है, टूटा हुआ लगा दे दिया मेरे ख्याल इन्होंने, ऐसे ही। देखो ये देखो ऐसे घुमा के ना ये हैंडल की तरह बन जाता है, तो इसलिए इस तरह का हैंडल इसके अंदर यूज करते हैं। हमारे जो एसीबी होते हैं, एसीबी हमारे दो तरह के होते हैं। इंटरव्यू में ये भी पूछा जाएगा, कहीं जाओगे ना भाई अल्टी पैनल के या डीजी ऑपरेटर के लिए या सुपरवाइजर के लिए, भाई एसीबी कितने तरह का आता है? दो टाइप का होता है। दो टाइप का कैसे? एक होता है EDO, इलेक्ट्रिकल
ड्रा आउट, एक होता है MDO, मैनुअल ड्रा आउट। जैसे मैनुअल मतलब पहले देखो नाम से सोचो उसका, मैनुअल है मतलब उसको मैनुअल करना पड़ेगा उसमें। जैसे ये वाला ये हमारे इलेक्ट्रिकल वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वाले मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल मोटर लगी हुई है, ये पूरा देखो इसका जो पूरा कंट्रोलिंग का सिस्टम है। MD मैनुअल वाले में ये सारी चीज़ें नहीं होती। मैनुअल मतलब हैंडल से हमें उसको चार्ज करना पड़ेगा, और मतलब मैनुअल मतलब मैनुअल होता है, ये इलेक्ट्रिकल होता है। ये मेन डिफरेंस होता है, अंदर के पार्ट अदरवाइज सेम होते हैं। उसके अंदर मोटर एक अलग से लग जाती है, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन एक्स्ट्रा लग जाते हैं, यही एक डिफरेंस होता है। चार्ज तो ये भी हैंडल नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, जब खराब रहता है मोटर तब कर लेंगे। अभी खोल लेंगे ना, दिख जाएगा। अभी इसको पूरा एक बार स्क्रू ड्राइवर वगैरह कुछ मिल जाए तो। ठीक है, तो अभी इसको ठीक है, इसको ऑफ करने का ना मतलब बाहर निकालने का हर एक ब्रेकर का ना कुछ अलग अलग तरीका रहता है। कुछ में भाई ये बटन दबा के बाहर आता है, जैसे ऑफ बटन को पुश करके, ये कभी भी ऑन पोजीशन में, अभी ये बाहर आया हुआ है, ये बाहर आया हुआ है, और यहाँ पे ना ये एक मिनट थोड़ा इधर दिखाना, ये देखिए यहाँ पे ना 3 चीजें हैं, आप लोग देखोगे, कनेक्टेड, टेस्ट और डिसकनेक्टेड। देखो 3 पोजीशन है। जब हम इसको घुमाते हैं ना तो इसके अंदर एक स्ट्रिप रहती है, तो वो स्ट्रिप अभी ये इस टेस्ट के पीछे होगा, थोड़ा घुमाना इसको। दूसरी तरफ घुमाओ। ठीक है रुको, स्क्रू ड्राइवर इसको ना, ये वाला चलो ठीक है, एक दूसरा वाला होता है, इसको निकाल लो हैंडल। खोल दो, पूरा खोल दो। ये हमारा ब्रेकर है, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। ये हमारा ऑलरेडी रैकआउट है, तो इसको बाहर निकालने के लिए ये देखिए यहाँ पे हैंडल है, तो इसको बाहर खींचेंगे, ये बाहर आ जाता है। मैंने बताया था ना कि एयर सर्किट ब्रेकर क्यों बोलते हैं। ये देखिए, ये इसमें आर्क चूट लगे हुए हैं, स्क्रू ड्राइवर, ये टेस्ट दे दो कोई नहीं गिरा। ये देखा किसी ने आग चूट? इसके अंदर आप देखोगे 2 कॉन्टैक्ट हैं। एक ये देखो पीछे वाला जो कॉन्टैक्ट है ये फिक्स कॉन्टैक्ट होता है, इधर वाला है ये मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। देखना चाहता है कोई, एक बार देख ले इसके अंदर। ये फिक्स है, एक पीछे वाला है वो फिक्स कॉन्टैक्ट रहेगा, आगे वाला है मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। 2 कॉन्टैक्ट होते हैं, और जब ये दोनों आपस में लगते हैं, जैसे अपना घर का स्विच है, लोड डाल रखा है, ऑन ऑफ करते हैं, स्पार्किंग सी होती है। तो ये भी जब ऑन ऑफ करते हैं तो इसके अंदर भी स्पार्किंग होती है। तो जैसे स्पार्क होगा, इसमें देखो ये पत्तियां सी हैं, दिख रहा है? ठीक है, तो जब पत्तियां सी हैं, पत्तियों के अंदर क्या होगा, जो आर्क होगा ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे आग है, थोड़ी यहाँ चलेगी थोड़ी यहाँ चलेगी, आग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और वो ब्लास्ट नहीं बनेगा, मतलब एक होगा ब्लास्ट बन जाएगा और चिंगारी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये इसको बोलते हैं आग चूट। ठीक है,
ये दब गया है, पूरा अंदर तक चला गया है, लॉक हो गया है। जब इसकी सर्विस होती है तो इसको खोल के जितने भी मूविंग पार्ट, भैया सर्विस करते हैं या सर्विस क्यों की जाती है, सर्विस एक तो इसकी रिले की टेस्टिंग होती है, उसके लिए एक मशीन सी आती है, उससे इसकी टेस्टिंग करते हैं, जो पूरा सिस्टम लगा हुआ है इसकी टेस्टिंग करते हैं। दूसरा क्या होता है, इसके अंदर ऑयलिंग होती है, जो जितने भी मूविंग पार्ट होते हैं उधर सीआरसी से क्लीन किया जाता है अच्छी तरह से। जितने भी मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं उनको अच्छी तरह साफ किया जाता है। और सिर्फ जैसे ये दोनों कॉन्टैक्ट है ना, मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट को छोड़ के बाकी हर जगह पर जो मूविंग पार्ट है हर जगह पर ग्रीसिंग की जाती है। ठीक है, इसके लिए ग्रीस आता है, स्पेशल ग्रीस आता है, वही इसमें यूज करते हैं। अभी बड़ा वाला पेचकस चाहिए, हैंडल इसका टूटा हुआ है, ये तो मेरे पास उसमें लगा जाएगा। अगर ये टूल हमेशा हमारे पास ना सबसे बढ़िया होने चाहिए यार, टूल अपने पास हमेशा अच्छे होने चाहिए। और इलेक्ट्रिकल वाले हैं जो, तो इंसुलेटेड वाला आप लोगों को यूज करना है। जैसे पीपीएम जब करते हैं तो जो पूरा इंसुलेटेड होता है ना वो यूज करना है, और प्लास कहीं से फटा या कटा हो तो उसको यूज नहीं करना है। कई बार हम कर लेते हैं टेप लगा नहीं, उसका आप इंसुलेशन हो चेंज करवा लो, मार्केट में मिल जाता है। इसको खोल सकते हैं, कवर निकल जाएगा। हाँ आगे का कवर निकल खुला हुआ। ठीक है। कभी भी कोई भी चीज खोलते हैं तो थोड़ा सा मतलब कैसे खोल रहे हैं कैसे बंद कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखना है। खोल दिया उसको, एक और खोलना पड़ेगा। सारे पार्टीशन ये पीस खोलना पड़ेगा एक साइड वाला, नहीं खोला हुआ है वो, नहीं ये एक निकल, अब निकल जाएगा। जब हम अपना डीबी का पीपीएम भी करते हैं, तो कुछ चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि जितने भी हम लोगों ने अपने टूल लिए हैं, एक टूल की काउंटिंग होनी चाहिए आपके पास। जो जैसे बड़ा पैनल है, पैनल के अंदर कई बार चीज़ें छूट जाती हैं, जब मूव फिक्स करते हैं तो सारी चीज़ें काउंट करके की जाती हैं। सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, लोटो किट यूज की जाती है, पीपी का यूज किया जाता है। अभी हम बात कर रहे थे इसमें, ये देखिए ये इसकी मोटर लगी हुई है, थोड़ा इधर दिखा दो इधर। ये जो वीडियो बन रही है ना आप लोग कभी भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे अच्छी तरह आप लोग देख पाएंगे। कोई चीज़ भूल जाएं तो इसलिए आपको मिल जाएगी ये सारी। तो ये सारी ना ये रिले लगी हुई, देखिए संट रिले लिखा हुआ है इसके ऊपर, संट रिलेज है। कितने वोल्टेज से ऑपरेटेड है ये? 24 से 30 वोल्ट। इंटरव्यू में इस तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी, भैया कौन सी रिले लगी रहती है, कितने से ऑपरेटेड होती है। तो ये 220 वोल्ट से भी ऑपरेटेड होती हैं और हमारी 24 वोल्ट से भी ऑपरेटेड होती है। जैसे ये वाली है क्लोजिंग है, ये देखो 220 ऑपरेटेड है। ठीक है, ये हमारी यूवी है, अंडर वोल्टेज है, ये भी 220 से ऑपरेटेड है। इसके अंदर दो ही तार आते हैं, दो ही तार आते हैं। ठीक है, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव का रहेगा या प्लस माइनस का रहेगा। ये हमारी आगे की मोटर जो इसको स्प्रिंग को चार्ज करती है, चाहे तो हैंडल से हम इसको चार्ज कर सकते हैं या मोटर अपने आप ही इसको चार्ज कर देती है। ये चार्ज स्प्रिंग मतलब जो दिखाता है, इंडिकेशन दिखाता है, ये हमारा ऑन ऑफ का इंडिकेशन दिखाता है। जो हमारा बाहर डब्बा है, कवर है, कवर के बाहर ये दिखाएगा। इनमें से कहीं पर कोई फॉल्ट होता है तो वो यूवी को भी जाता है और हमारी संट रिले को भी जाती है। मतलब जो कोई फॉल्ट वाली जो कमांड होती है वो हमारी मोस्टली संट रिले को जाती है। संट रिले तुरंत ट्रिप करा देती है। अब ट्रिप कैसे कराती है? जैसे ये है ना, ये सारी रिले
इनके अंदर ऐसे मैग्नेट है, कॉइल है इसके अंदर, कॉइल समझ रहे हो ना, कॉइल है। और जैसे वो एनर्जाइज होगी, वो नीचे एक लीवर है, जैसे पूरा ना नीचे मैकेनिज्म सिस्टम लगा हुआ है, तो मैकेनिज्म को पुश कर देती है, उस मैकेनिज्म को पुश करते ही तुरंत ट्रिप हो जाता है हमारा ब्रेकर। जैसे यूवी है, ब्रेकर हमारा ऑन नहीं हो रहा है, तो अगर आपकी यूवी में सप्लाई नहीं आ रही है, पीछे से प्रॉपर वोल्टेज नहीं है या यूवी खराब है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी यूवी ना ब्रेकर को ऑन नहीं होने देगी। ये सेफ्टी है कि आगे कम वोल्टेज जाएगी तो मेरा पूरा सिस्टम खराब हो सकता है, कुछ न कुछ फॉल्ट हो सकता है। तो ये हमारा है। ये क्या है, ये देखो इसमें लिखा हुआ है 136, क्या चीज है ये काउंट सिस्टम है, कितनी बार हमारी ये ऑन ऑफ हुई है, ठीक है, ये काउंट करता है। ये क्या चीज है, डिस्प्ले उस पे एम्पियर बताता है। हाँ, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर है इसका ये। तो इसके अंदर हम देखो सारी सेटिंग कर सकते हैं, किस किस तरह की सेटिंग इसमें कर सकते हैं, तो मैं डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बेसिक मैं समझा देता हूँ। जैसे ये मेरा कितने केवी का था, ये कितने एम्पियर का था ये हमारा, सपोज ये 3200 का है, 3200 एम्पियर का हमारा है या 4000 का है, और मैं सोच रहा हूँ यार मेरा तो लोड तो उतना है ही नहीं, मेरा लोड तो 1500 एम्पियर है, तो मैं इसकी सेटिंग यहाँ से सेटिंग करके उस ब्रेकर को उतने ही एम्पियर का बना सकता हूँ कि इसको 2000 4000 का तो 2000 का भी बना सकते हैं, उससे कम का भी बना सकते हैं। तो ये सारी वो हैं भाई, कोई फॉल्ट आए तो कितने एम्पियर पे इसको ट्रिप करना चाहिए, वो सेटिंग इसके अंदर है, कितनी देर में ट्रिप करना चाहिए, तो इस तरह की सेटिंग है ये सारी इसके ऊपर। तो इसके बारे में कभी किसी को पूछना है, कुछ कंफ्यूजन है? सर ये दो रिले हैं, हाँ। ये कौन से फॉल्ट में ऑपरेट? देखो ये होगी संट रिले, ये हमारी जैसे टीएनसी से एक रिमोट ऑपरेटेड में यूज करते हैं संटो और क्लोजिंग को, ये दोनों हमारी रिमोट ऑपरेटेड में यूज होती है। जैसे डीजी अपने आप कमांड देता है तो इधर ही कमांड आती है, कोई फॉल्ट होगा तो इस संट रिले तुरंत ट्रिप करा देगी। ये हमारी सेफ्टी की होगी भाई, कोई फॉल्ट है या कुछ है, मतलब वोल्टेज नहीं है सही या कुछ भी है, तो ये भी ट्रिप करा देती है। तो तीनों हमारी सेफ्टी की रिले हैं। और किसी का कुछ पूछना है? तो अब इसको वापस लगाना है, कौन लगा के दिखाएगा वापस? जिसने खोला है उसके अलावा कौन लगाएगा? आओ आप आ जाओ। सबसे पहले ये वाला लगेगा, इसका इधर वाला कवर सर ये पीछे आएगा ना कवर इसके? नहीं, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये पहले ये लगेगा, ये इसके ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, पहले इसको लगाओ हैंडल। देखो पैनल पे ना जो पैनल ऑपरेटर रहता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पैनल को अच्छी तरह साफ सुथरा रखना, जो पीपीएम करते हैं हम, क्योंकि डस्ट से भी ना सिस्टम को काफ़ी कुछ नुकसान हो सकता है। तो इसकी क्लीनिंग का आप लोगों को ध्यान रखना है। कोई साउंड कर रहा है, जैसे जो एक्सपीरियंस क्या कहता है कि छोटी छोटी चीज़ों से हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि भाई इसमें साउंड कुछ अजीब आ रहा है, जैसे डीजी आपका चलता है भाई, अरे लोड पे चल रहा है, हंकिंग से पता लग जाता है। तो वो चीज़ें भी आप मतलब अभी से ऑब्जर्व करने लग जाए। जैसे प्लम्बिंग में लाइन में कोई एयर है तो उसको पता लग जाती नहीं यार एयर है कुछ न कुछ, तो पाइप में जो पानी निकल रहा है या साउंड से, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये है, ये इसकी कंट्रोलिंग है, ये इसके ऊपर आप देख रहे हैं, ये इसकी कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग का मतलब कि जो नीचे से ट्रिपिंग आएगी ना वो यहाँ पे आएगी। जो आपकी ड्राइंग में देखो इन पे लिखा हुआ है, सब पे मार्किंग है 2K 1A 2, मतलब सब पे मार्किंग है। आपकी जो ड्राइंग होगी उसमें भी सेम मार्किंग होगी। अब इसको अंदर करना है, अंदर करने के लिए इसको बस बेसिक थोड़ा धक्का दे देंगे फ्रंट से और ये अंदर चला जाएगा। नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको नॉर्मली ऐसे ही मतलब
बैलेंस करके, कई बार आपने एक साइड धक्का लगाया तो गड़बड़ हो जाए, तो दोनों साइड हाथ लगा के आहिस्ता आहिस्ता इसको पुश करते रहना है। तो ये हमारा अंदर हो गया। अभी हैंडल से इसको बाकी अंदर कर देंगे तो अंदर हो जाएगा। हम बात कर रहे थे कोई जैसे 4000 एम्पियर का, मैं बता रहा था ना 4000 का कुछ लग रहा है, तो ये 4000 एम्पियर का हमारा है। सारी इसकी सेटिंग यहाँ पे लिखी हुई, मतलब और क्या क्या इसके अंदर है। एक यहाँ पे एक देखो ये ताला सा बना हुआ है, इसमें ना इंटरलॉकिंग भी अपनी दो तरह की होती है। एक मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होती है, एक इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग होती है। इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग इसके अंदर जो NOMC पॉइंट होते हैं उनके थ्रू होती है, रिले के थ्रू होती है। और मैकेनिकल इंटरलॉकिंग में चाबी लगी रहती है। भैया 3 ब्रेकर हैं तो 2 चाबियां लगेंगी, एक बार में 2 ही यूज हो सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ तक पावर आ जाती है। अब आगे नीचे रिले आ जाती हैं सारी। इसको बंद कर दें, चलो खुला रहने देते हैं। ये देखिए ये है अर्थ फॉल्ट रिले। सारी रिले के ऊपर ना लिखा हुआ है, ये हमारी अर्थ फॉल्ट रिले है, ये हमारी ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट है। इसको रीसेट करने का ये देखिए नीचे बटन है, इसको रीसेट करने का यहाँ पे है। ये है सुपरविजन रिले। सुपरविजन रिले का मतलब है कि देखो जो आसपास की रिले होती है ना, उनसे कमांड लेके, मतलब देखो सारी रिले एक साथ में भाई, तो ये रिले इधर सुपरविजन रिले को देती हैं, सुपरविजन रिले आगे ट्रिपिंग की कमांड है, मतलब आगे रिले को भेजेगी। ये है ट्रिपिंग रिले, इसके ऊपर नाम नहीं लिखा है क्या है, तो किसी न किसी चीज के लिए होगी ये भी रिले। तो ये है हमारी अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज की रिले है, ये भी उसी चीज के लिए है। ठीक है, दोनों एक साथ लगे, तो कुछ जिसने कुछ लगाया होगा तो किसी न किसी चीज के लिए एक्स्ट्रा दी होगी। क्या है हमारा ये ट्रांसफार्मर है ना, ओवर अंडर वोल्टेज रिले। तो आई डोंट नो किस लिए दी गई है एक्स्ट्रा रिले की, क्यों दी गई है मैं नहीं बता सकता हूँ। ड्राइंग अगर होती तो फिर हम बता सकते थे कि ये इसलिए हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारी सारी रिले हैं। ये देखिए यहाँ पे अभी हमारा ब्रेकर ऑफ है, ऑफ दिख रहा है। ये स्प्रिंग चार्ज है तो चार्ज दिख रहा है। अब इसको बंद कर देते हैं अपने वो टेस्ट। इसकी थोड़ा सा अंदर जाएगा क्या, ठीक है, तो इसको बंद कर देना। यहां से जैसे हमारी सप्लाई आ जाती है, इसके बाद में हमारे फर्दर पैनल में पूरी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जैसे ऊपर बस बार है ना, बस बार में 2 तरह की सप्लाई आई होंगी। एक तो जैसे ट्रांसफार्मर की इनकमिंग सप्लाई भी आई होगी, या इनकमिंग सॉरी नीचे से आगे होगी। सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सप्लाई नीचे से आई, यहाँ चली गई, इधर बस कपलर कोई है नहीं, तो ये पूरी चार्ज होगी। जैसे नीचे से केबल आई, ऊपर ये बस बार जुड़ी हुई है, जैसे हमारा ब्रेकर लगेगा तो जो सप्लाई है वो पूरे में चली जाएगी। अभी ये ऑफ पड़ा हुआ है तो उधर से ये पूरा पैनल हमारा चार्ज हो रहा है। किसी को कुछ पैनल के बारे में कुछ कंफ्यूजन है अभी तक जो बताया है उसके बारे में कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसकी सेटिंग कैसे मतलब सेट कर सकते हैं ये वाली? इसकी सेटिंग सर मैं एक अलग से मैं वीडियो आप लोगों को दे दूंगा। जो माइक्रो प्रोसेसर की सबकी सेटिंग अलग अलग है, अभी मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट चीज़ें इसमें इसी तरह होती हैं। जैसे पिकअप है, डिले है, पिकअप ऑफ, तो मैं फ़ोटो खींच के ले जाऊंगा और आपको एक वीडियो बना के इसकी
कि इसको आप इधर करेंगे तो ये होगा, क्योंकि जो मैं बताऊं वो 100% एक्यूरेट होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा अभी मुझे कंफ्यूजन है, मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। ये नीचे ये रीसेट बटन है इसका, अगर इसके अंदर कोई फॉल्ट हो गया है तो यहाँ से हम इसको रीसेट कर सकें। सर रिले जो लगता है हम्म। मेनली एलटी पैनलों में इतना ही लगता है कि और भी लगता है? बहुत है, इतना रिले सफिशिएंट रिले लगा है। आजकल रिले कम भी हो गई है, जब से ये माइक्रो प्रोसेसर ये आता है ना, तो सब एक ही में रहता है, सारे रिले एक हाँ ही में होते हाँ हाँ, सारी रिले एक नहीं होती। अब पता नहीं क्यों इसमें माइक्रो प्रोसेसर भी लगा रखा है और इतनी सारी रिले भी लगा रखी है, वैसे जरूरत नहीं होती है। जो आजकल ब्रेकर आ रखे हैं ना बहुत एडवांस हैं, माइक्रो प्रोसेसर वाले आ रहे हैं। हाँ माइक्रो प्रोसेसर वाले हैं, तो हो सकता है ड्राइंग में हो उसने लगा दिया हो, या ये माइक्रो प्रोसेसर उस लेवल का नहीं हो। तो आजकल ये रिले बहुत कम हो गई, मतलब इतनी रिले नहीं लगती हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन आता है कि कहाँ से क्या ऑफ करें। जैसे इसको खोलेंगे ना तो इसमें किसी के पास तुम्हारा खराब हो रहा है। खुल गया सर। ये चलो इसमें तो आपकी कम ही लगी हुई हैं, जो ये भरा हुआ होगा, इसको और खोलना है। ठीक है, तो रिले से क्या होता है ना, जैसे रिले में ये इतनी कंट्रोलिंग, इतनी ज़्यादा कंट्रोलिंग दे रखी है, तो जो माइक्रो प्रोसेसर बेस होता है ना, जो वायरिंग है ना इतनी, जैसे ये कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट पूरा आप किसी और चीज़ के लिए यूज कर सकते हो। जैसे ये वाला कंपार्टमेंट भी छोटा कर सकते हैं, इसमें भी इतने कॉन्टैक्टर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये है, ये सारी कंट्रोलिंग की सप्लाई होती है, ये और ये जितनी है ये कंट्रोलिंग की सप्लाई है अपनी। तो कई बार भी ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, तो जैसे मेन को गिरा के सब कुछ देख लिया, ऑटो मैनुअल में नहीं हो रहा है, तो इसको ऑफ करके फिर ऑन करके चेक कर लेते हैं, तब कि कई बार ऑन हो जाता है इस चीज़ से। ये देखिए ये क्या लगा हुआ है इसके अंदर, ये स्प्रिंग सी वाला, हाँ हाँ हीटर है सर। इसमें थर्मोस्टेट भी लगा होगा कहीं ना कहीं, जैसे मॉइस्चर आ जाता है ना पैनल के अंदर, के लिए सभी पैनलों में लगा के रखते हैं। हाँ 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 मॉइस्चर के लिए ये अपना है, हीटर है ये पीटी लगा रखी है मेरे ख्याल, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है तुम्हारा ये। वोल्टेज मेजर करने के लिए। हाँ बंद कर दीजिए। जो सीटी वगैरह होती है ना, सीटी लगी रहती है, करंट ट्रांसफर, पीछे लगी हुई। हाँ हाँ, वो सीटी सारी यहाँ पे कमांड देती हैं, यहाँ पे देती हैं, यहाँ से फिर बाकी पेन इसके ऊपर, मतलब जो यहाँ पे अगर सीटी की कहीं भी जरूरत पड़ेगी ना कि ओवर करंट के लिए, तो वो इसके अंदर से नीचे आती है। ये एलईडी लगी हुई है इनके अंदर, सारी एलईडी लगी हुई है। बल्ब होगा तो आप चेंज भी नहीं कर सकते, पूरा ही ये चेंज करना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से तो मैंने कोशिश किया है कि सारी चीज़ें, ये क्यों लगाते हैं, ये क्या चीज़ है, कौन बताएगा? हैं? इससे रोशनी लगाते हैं, इसको यानी कि जब वेरीफाई करते हैं, यानी कि जब चेक करते हैं हम, कोई कमी आ जाए, कुछ चीज़ आती है, इस पे लिखा जाता है। हिस्ट्री कार्ड है, हिस्ट्री कार्ड। हिस्ट्री कार्ड बोलते हैं इसको। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर होता है जो हर एक पैनल पे लगा रहता है। कोई भी प्रॉब्लम, हिस्ट्री कार्ड का मतलब क्या होगा कि भाई ये नए आए हैं, सपोज इधर पहले कोई फॉल्ट आया था, यार इसमें तो कोई इतने सारे फॉल्ट आ चुके हैं, ये ऐसे ऐसे हुआ है, जैसे पीपीएम लिखा है, मतलब कोई भी इसके अंदर काम होता है ना पैनल के अंदर, तो इस हिस्ट्री कार्ड के ऊपर लिखा जाता है। जैसे ये डिटेल है इसकी, इसके हाँ। बारे में हिस्ट्री, इसकी कितनी भी, कब इसका सर्विस हुई, कब इसकी सफाई हुई, हाँ, हाँ। वो सारी डिटेल इसमें, सारी डिटेल्स के अंदर जो पैनल होता है, सारे जितने भी पैनल होते हैं हमारे एलटी, मतलब डीबी से पहले के, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से पहले के, सबको कम से कम डबल अर्थिंग करना चाहिए इसको, एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। और हम जहाँ पर भी आप
यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी में देख रहे हैं, तो अर्थिंग जरूर होनी चाहिए, हर घर में अर्थिंग होनी चाहिए, वही जान बचाती है लोगों की। अर्थिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कभी किसी की मतलब कूलर में, एसी में, कहीं पे भी करंट आ रहा है, फ्रिज में अगर अर्थिंग लगी है तो वो नहीं लगेगा, किसी को करंट लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो किसी का आपका कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा आज का ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये वीडियो आपको देखना होगा तो ये यूट्यूब पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे आप लोगों को सर्च करना है स्किल्ड हिंदुस्तान। स्किल्ड हिंदुस्तान आप लोग सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको चैनल मिलेगा और वहाँ से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। इस पैनल की नहीं, बहुत सारी वीडियो और देख सकते हो। जो मेरा मेन वर्क है, मेरा मेन काम है अभी लोगों को ट्रेंड करना है, लोगों को फ्यूचर के लिए तैयार करना है। हर कोई बंदा रहता है उसकी एक भी, ठीक है यार इसको 10,000 मिल रहे हैं, 12,000 मिल रहे हैं, 15,000 मिल रहे हैं, 20,000 या 30,000, तो हम लोग कोशिश तो करते हैं यार कि मेरे को पहले से बेटर मिले, पहले से ज़्यादा सैलरी मिले, बट कई बार हम लोगों को पता नहीं होता अभी अगली पोजीशन पे जैसे कैसे जाना है। किसी को सुपरवाइजर बनना है, कैसे बनना है, एग्जीक्यूटिव बनना है, कैसे बनना है, असिस्टेंट मैनेजर कैसे बनना है, मैनेजर कैसे बनना है, या अभी जो मेरे को जितना पैसा मिल रहा है उसी पोजीशन पे मुझे ज़्यादा पैसा कैसे मिल सकता है। यही तो सब लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं लोगों को प्रिपेयर करता हूँ गारंटी के साथ में कि जो कोर्सेज हैं मेरे, वो जो कोर्स लेते हैं उनमें उनको इंटरव्यू का प्रिपरेशन कराया जाता है, इंटरव्यू में किस तरह सवाल पूछे जाते हैं और एक्चुअल में सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं उनको कैसे बेटर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाता है। एग्जीक्यूटिव लेवल पर रहता, लोगों को मेल करने में दिक्कत होती है, भाई मेल कैसे करें, मेल कैसे किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो उसको उससे अगले लेवल पे ले जा सकती हैं, चाहे वो सैलरी वाइज बोला जाए, या डेजिग्नेशन के हिसाब से बोला जाए। तो आप में से कोई इंटरेस्टेड हो या आपके आसपास में कोई है वो हाँ सर ने बताया था ये TNC है, इसको किधर करेंगे तो बंद होगा और किधर करेंगे तो लगेगा ही। अभी तो डीजी ऑपरेटर है, तो बता दो सर। इसको करेंगे हम ट्रिप की साइड में, हाँ। तो बंद हो जाएगा। हम जब इसको लगाना होगा तो क्लोज की तरफ जाएगा। क्यों ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा क्यों करेंगे? नाम तो क्लोज लिखा हुआ है ना इसमें, क्लोज मतलब बंद कर देना, ट्रिप मतलब हटा देना, तो फिर ये ऐसा मतलब क्लोज में क्यों लग जाएगा सर्किट? सर जैसे कि हम एसी और डीसी सप्लाई लेकर जैसे चेंज करते हैं इसको, ये इसलिए लगाया जाता था कि हम पार्ट को हम लोड को चेंज कर सकें। नाम पूछ रहा हूँ मैं, जैसे न्यूट्रल मतलब गाड़ी न्यूट्रल हो गई, गियर लगाना है मुझे, यानी कि इसको चालू करना है, तो ट्रिप में करूंगा या क्लोज में करूंगा? क्लोज में करूंगा, है ना? ऐसे बोला ना आपने। हाँ, तो क्लोज मतलब तो बंद करना होता है, तो बंद में कैसे सप्लाई चालू हो जाएगी? क्लोज मतलब कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट इसमें कॉन्ट्रैक्टर लगे हुए हैं उन दोनों को चिपका देना, यानी कि सप्लाई चालू कर देना। ट्रिप मतलब हटा देना। समझ गए बात? जो नहीं समझे थे वो एक बार ध्यान लगा। ट्रिप मतलब हटा देना, क्लोज मतलब चिपका देना एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को। जब हम चिपकाते हैं उसको क्लोज कहते हैं। कई बार क्या होता है, जो नए लड़के आते हैं, जैसे नई डीजी ऑपरेटर या इलेक्ट्रीशियन आते हैं, उनसे ये सवाल अगर पूछे तो वो क्या कहते हैं कि सर ट्रिप मतलब लग जाएगा, क्लोज मतलब बंद हो जाएगा। डेफिनेटली। तो क्लोज मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को चिपकाना ताकि हमारी सप्लाई चालू हो सके। न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल है, वो ना चिपका हुआ है ना हटा हुआ है। ट्रिप मतलब हटा। ठीक है? जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके ऊपर लिखा रहता है NO नॉर्मली ओपन, NC नॉर्मली क्लोज। जैसे स्टॉप का बटन रहता है, हम स्टार्टर मोटर में लगाते हैं, या ड्यूल हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर लगाते हैं, तो सबसे पहले MCB से तार आती है, सबसे पहले NC में जाती है, मतलब ऑफ स्विच में जाती है, फिर NO में आती है, फिर आगे जाके उसको कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जाती है, फिर NO NC से घुमा के उसको दोबारा से उसको सप्लाई देते हैं। तो
जो इलेक्ट्रिकल टर्म में ना आप लोगों को जो चीज़ें हैं कंफ्यूजिंग वाली हैं उनको थोड़ा, जैसे इन्होंने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा कि क्लोज का मतलब भाई हम कहते हैं जी लाइट क्लोज कर दे, बंद कर दे, तो बंद का मतलब तो बंद होगी वो। तो क्लोज का मतलब यहाँ वो है, क्लोज का मतलब होता है जोड़ना। क्लोज का मतलब है भाई क्लोज कर दे उनको, पास में लेगा, पास में मतलब सप्लाई हेल्दी होगी, ओके हो गया, ठीक है। तो और जो मैंने अपने बारे में था आप लोगों को बता दिया है, तो आप लोगों से मेरे को भी क्या चाहिए कि आपके आसपास में जो लोग हैं उनको आप मेरे बारे में बताइए। और आप लोगों को ऐसा नहीं, जैसे वहाँ पे पेड भी हैं, फ्री भी हैं। एक ऐप है मेरी, स्किल्ड हिंदुस्तान की ऐप है, उसमें अभी 2 ही कोर्सेज हैं, एक HVAC का, एक इलेक्ट्रिकल का है। आगे आने वाले दिन में और भी प्लम्बिंग का भी कोर्स उसके अंदर आने वाला है। प्लम्बिंग के लोग में ना बाहर जाना चाहते हैं बहुत सारे लोग, तो उस तरह का कॉन्सेप्ट है। अभी मेरे को एक बंदा मिला है जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है प्लम्बिंग की, तो उससे कोर्स बनवाएंगे जिसको बाहर जाना है। जैसे AC में भी लोगों का ज़्यादातर 2 ही कोर्सेज में रहता है कि बाहर, मतलब किसी को बाहर जाना है तो उसको नॉलेज लेनी है, तो उस तरह की भी तैयारी हम कराते हैं। किसी को आउट ऑफ इंडिया जाना है या यहीं पे ही ऑल ओवर, चीज़ ये है कि अपने आप को बेटर कैसे करना है। और हर किसी को, चाहे मैं हूँ या आप हो, हर किसी को पहले से बेटर होने की ज़रूरत है। और जब तक वो बेटर नहीं होंगे ना, अगर वहीं पड़े रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अपनी वैल्यू चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू देते हैं कि मेरी वैल्यू कितनी है। तो आप लोगों को इंटरव्यू भी कंटिन्यू देते रहना चाहिए कि नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और अपनी वैल्यू पता लगेगी कि मैं कहाँ पर हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इतना ही था। नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन होगा वो हम DG के ऊपर करेंगे। आप मे बी अगले 10 दिन या 15 दिन में हम DG पे ट्रेनिंग करेंगे वो, और कोशिश करेंगे उसी दिन अगर टाइम रहा तो ट्रांसफार्मर में कोई भी कवर करने की। तो आप लोगों के कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो आप लोग बना के रखिएगा। वैसे YouTube के ऊपर आपको मोस्टली हर तरह की वीडियो मिल जाएगी, कोर फैसिलिटी से रिलेटेड उसके अंदर रहती हैं। हो सकता है प्लम्बिंग की कुछ कम मिले, WTP STP की कम ही मिलेंगी, तो अदरवाइज इलेक्ट्रिकल HVAC की सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।